हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग करने वाले हैं भाई नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। ये करेंगे, साथ में हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम भी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें, हम दो सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, जो हमने लास्ट लेक्चर में दिए थे आपको एज ए होमवर्क। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ये सारे क्वेश्चन है। मैं आपको याद दिला देता हूं भाई, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती थी एच म्यू आई, वो इक्वल किसके होती थी, एच म्यू नोट। ये म्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली जब फोटोन के स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो एच म्यू नोट वो एनर्जी है जो उनको चाहिए होती है, और बची हुई जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके का हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब ये सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हमको दी गई है भाई, तो ये क्या है, लैम्डा आई है 300 नैनोमीटर। और क्या दिया हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है वो भी हमको दे रखा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, ना कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की। ये पहले से ध्यान में रखना, ठीक है। जूल पर मोल मतलब एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है भाई, व्हाट इज मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। कितनी एनर्जी हमें कम से कम चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मतलब हमसे क्या पूछा है, एच म्यू नोट पूछा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो हमसे पूछा गया है। अब आगे क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन कोज फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। मैक्सिमम वेवलेंथ हम लोग कितनी चूज करें कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे। बहुत सिंपल है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है भाई, मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। उस एनर्जी को अगर हम लोग एच सी बाई लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ भी हमारे पास आ जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के हिसाब से। उसको एक तरीके से हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी दें कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वन बाय वन सारी स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर खुद को थोड़ा सा हटा दिया है ताकि हमें लिखने के लिए स्पेस मिल जाए, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं भाई क्वेश्चन को करना शुरू। एच म्यू आई जो है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, उसकी जगह हम लोग सी बाई लैम्डा रख देते हैं। तो ये बन जाएगा भाई एच सी बाई लैम्डा आई। आगे जो है हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नोट, उसको हम मान लेते हैं क्योंकि वही हमें निकालना है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है भाई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको दी हुई है 1.68 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 5 जूल पर मोल। ये हमारे पास दी हुई है। अब क्योंकि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए भाई, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इंसिडेंट वेवलेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर, वो एक फोटोन की वेवलेंथ है, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमें एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डिवाइड कर देंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 23। अब यहां पर हमें ये मोल लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ गई। अभी वैल्यू पुट करते हैं भाई एच सी की और लैम्डा आई की। तो देखो, एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि होता है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -34 जूल सेकंड। यूनिट का ध्यान हमेशा हमें रखना होता है भाई, यूनिट को भी साथ साथ ही लिखना, वरना यूनिट गड़बड़ करा सकती हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड, ये हो गई हमारे पास सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की। इसको डिवाइड करेंगे लैम्डा आई से। लैम्डा आई कितना दिया हुआ है, 300 नैनोमीटर दिया गया है।
अब अगर हमें इस मीटर से कैंसिल करवाना है, मीटर पर सेकंड जो सी की वैल्यू में था उससे कैंसिल कराना है, तो हमें वेवलेंथ नैनोमीटर में नहीं बल्कि मीटर में चाहिए। तो 300 नैनोमीटर किसके बराबर हो जाएंगे भाई? 10⁻⁻⁹ मीटर्स के। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते थे नैनोमीटर को मीटर्स के अंदर। इस तरीके से हमारे पास एच सी बाई लैम्डा आई की वैल्यू आ जाएगी। ये किसके इक्वल रखनी है? ई नोट प्लस 1.68 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ जूल डिवाइडेड बाई 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अभी यूनिट कौन सी कैंसिल आउट होती हैं वो देखते हैं। लेफ्ट साइड देखो, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, लेफ्ट साइड भी सिर्फ जूल बचा है, राइट साइड भी सिर्फ जूल बचा है। ई नोट की वैल्यू भी जूल के अंदर ही आएगी। अब अगर मैं आपको इनको सोल्व करके दिखाऊं तो देखो भाई, लेफ्ट साइड में हमारे पास जितना भी मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ जूल के अंदर। और ये किसके बराबर होगा? ई नोट प्लस राइट साइड में जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा भाई 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर। इसके बराबर इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ से ई नोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? राइट साइड में जो है 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ ये प्लस में है, लेफ्ट साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड में 6.6 ये पहले से है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ जूल। अब यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। 10⁻⁻⁹ जूल को ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर? 6.6 माइनस 2.8 और बाहर क्या गया? 10⁻⁻⁹ जूल। तो यहां से एनर्जी की फाइनली वैल्यू आ जाएगी 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ जूल। तो कहने का मतलब ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए। अब आगे क्या निकालना था भाई? मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसी से निकलेगी मैक्सिमम वेवलेंथ। अब मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकलेगी? तो देखो, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी की वैल्यू जब मिनिमम होगी तभी वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है। इसको अगर हम लोग एच सी बाई लैम्डा नोट के बराबर रख देंगे तो हमारे पास जो लैम्डा नोट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू ही आएगी। तो एच सी बाई लैम्डा नोट को रखो 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर। वैल्यू पुट करो भाई एच सी और लैम्डा नोट की। एच होता है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां से जो लैम्डा नोट की वैल्यू आएगी वो देखते हैं भाई कितनी आएगी। देखो, जो यूनिट कैंसिल होती है वो मैं आपको बताता हूं। इस जूल से ये जूल कैंसिल होगा और इस सेकंड से ये सेकंड इनवर्स कैंसिल होगा। तो मतलब कि अगर हम इस लैम्डा नोट को लेफ्ट साइड में ले जाएं और लेफ्ट साइड में जो भी है वो राइट साइड में ले आए, तब हमारे पास लैम्डा नोट की वैल्यू किस में आएगी भाई? मीटर्स के अंदर आएगी। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करके बताऊं तो लैम्डा नोट की वैल्यू आने वाली है भाई। देखो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं, लैम्डा नोट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5.23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷ मीटर्स। ये वैल्यू मीटर्स के अंदर आएगी। अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 523 नैनोमीटर। ये हो जाएगी
मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। किसकी वेवलेंथ भाई? फोटोन की। मतलब कि इतनी वेवलेंथ का फोटोन जब स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पर तब वो निकल जाएगा। ये मैक्सिमम है। अगर इससे ज्यादा की वेवलेंथ होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी अगर फोटोन की है तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता। तो ये था भाई एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। आगे सोल्व करते हैं हमारी प्रॉब्लम 2.9। ये भी एक क्वेश्चन था भाई, सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही ये क्वेश्चन भी है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट ऑफ ए मेटल इज दिस, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इज दिस। हमें दो चीजों की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, थ्रेशोल्ड जो चाहिए और इंसिडेंट रेडिएशन की जो है। इनके हिसाब से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। बची हुई एनर्जी किस में जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, एच म्यू नोट इज इक्वल टू एच म्यू, नहीं, एच म्यू आई इज इक्वल टू एच म्यू नोट माई प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो हो गई एच म्यू आई, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई एच म्यू नोट, और बची हुई एनर्जी काइनेटिक। तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करो भाई, 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये हो गई एच की वैल्यू। म्यू नोट की वैल्यू दी हुई है कितनी? 7.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, प्लस में काइनेटिक एनर्जी जो हमें निकालनी है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा भाई? एच म्यू आई, इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू यही रहने वाली है 6.6, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा राइट साइड में लिखता हूँ मैं, 6.626 multiplied by 10 raised to the power 34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो कि है 10 रेज टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। अब हम लोग करते हैं भाई दोनों साइड को सोल्व। हाँ जी, अब करते हैं दोनों साइड को सोल्व और देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आता है। लेफ्ट साइड क्या है? 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 34 और प्लस 15, ये बन जाएगा माइनस का 19 जूल। सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, जूल में आंसर हमारे पास आ जाएगा। राइट साइड में जो कुछ भी है इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, मतलब 7 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 6.626 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा भाई? ये हमारे पास आने वाला है, देखो ये आने वाला है 43.6, नहीं 46.382 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 34 है और प्लस 14 है, तो ये हो जाएगा भाई -20 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर देखो भाई, हम इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, उसके बाद कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड में 10 रेज टू द पावर -19 जूल है और इस तरफ क्या है? 10 रेज टू द पावर -20 जूल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -19 जूल, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का तो हो ही जाएगा। साथ में 46 को अगर हम लोग 4.6 लिख दें तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ 4.638 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -19 जूल। यहां पर मैंने एक तरीके से ये समझ लो, इसको 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा काम मैंने कर दिया, क्यों किया है? ताकि 10 रेज टू द पावर -19 को हम लोग कॉमन ले पाए, और ये बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखो 10 रेज टू द पावर -19 जूल
ये हो गया कॉमन, अंदर क्या बचा 6.626 माइनस 4.638, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 1.988 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल। इस तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो हमने बेसिकली बस क्या किया है भाई, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी निकाल ली जो टोटल फोटोन की थी। उसके बाद क्या किया भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल ली जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए चाहिए थी। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ गई। इस तरीके से दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन आपको सोल्व करने थे। अब डायरेक्टली जंप करेंगे भाई बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के ऊपर इस लेक्चर में। तो बोहर मॉडल से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमें पढ़ना है, हमें स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए भाई। स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक मोलिकुलर स्पेक्ट्रा क्या होता है। एक और वर्ड आपने सुना होगा लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो स्पेक्ट्रा को एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, उसके बाद ही हम लोग बोहर मॉडल अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। देखो स्पेक्ट्रा के बारे में इतनी सारी लाइनें लिखवाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं। देखो कोई भी एटम हमारे पास है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसकी काफी सारी टाइप की एनर्जी होती है। वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी है। उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ स्पिन एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर है, उस ऑर्बिट की वजह से कुछ उनकी एनर्जी है, किस ऑर्बिट में है डिपेंडिंग अपॉन उनकी कुछ एनर्जी है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा होता है जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर स्पिन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं। मान लो कि अगर सिंपल सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी अगर हम लोग माने ना, दो हाइड्रोजन के एटम है आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इन वाइब्रेशंस से रिलेटेड भी एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो एटम की और मॉलिक्यूल की दोनों की ही कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, उसकी काफी सारी एनर्जीज होती हैं और काफी सारे एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। कम एनर्जी लेवल, उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी पे हाइयर एनर्जी लेवल, इस तरीके से लेवल होते हैं। अब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कौन से हो गए भाई, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उससे रिलेटेड स्पिन एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन जो होती है मॉलिक्यूल में उसके हिसाब से हो जाते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो काफी सारी एनर्जीज होती हैं और काफी सारे एनर्जी के लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स के अंदर एक्साइट कर सकता है मॉलिक्यूल। अब अलग टाइप की एनर्जी के अंदर एक्साइटेशन के लिए अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की जरूरत होती है। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस को स्टडी करने के काम आती है। जैसे मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड का वाइब्रेशन अभी आपको बताया है। ऐसा क्यों है भाई, देखो इसका मतलब ये है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसके अंदर अगर हमें एक्साइटेशन करवानी है तो हमें इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करना होगा। हमें इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल को देनी होगी जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन के जोन में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा था, उसमें काफी तरह की एनर्जी थी। काफी सारी रेडिएशन अलग अलग तरीके की एक्साइटेशंस करवा सकती है। जैसे कि इंफ्रारेड का मैंने बताया आपको, इंफ्रारेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर एक्साइटेशन करवा देती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करती है भाई, न्यूक्लियर स्पिन के जो एनर्जी लेवल होते हैं उनमें एक्साइटेशन करवा देती है ना। और जो यूवी विजिबल रीजन होता है वो किसके अंदर एक्साइटेशन करवाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर एक्साइटेशन करवा देता है। जैसे हमारे पास सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, सिग्मा पाई ये सब बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर एक्साइटेशन कौन करवाता है, यूवी विजिबल वाला रीजन। तो पूरे स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं वो अलग अलग तरीके के एनर्जी लेवल्स के अंदर
मॉलिक्यूल को हायर एनर्जी पे भेज सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के किस टाइप के एनर्जी लेवल में एक्साइटेशन होगी, वाइब्रेशंस में होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होगी, ये डिपेंड करता है कि वो रेडिएशन कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक बात हमें यहां से समझ में आ गई भाई कि मॉलिक्यूल या एटम कुछ भी हो, वो अलग अलग तरीके की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है और डिपेंडिंग ऑन की कौन सी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की, उसके डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स भी एक्साइट हो सकते हैं। इतना हमें समझ में आ गया। तीन यहाँ पर लाइन हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं भाई, व्हेन एन एक्साइटेड स्पीसीज returns back to the ground state, certain instrument can detect the wavelength they emit। देखो, जब मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, जब वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो उसे अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। उसकी पहले कम एनर्जी थी, उसने एब्जॉर्ब की, एनर्जी उसकी ज्यादा हो गई, हायर लेवल पे पहुंच गया। अब जब वो हायर लेवल से वापस लो लेवल पे आएगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको बाहर निकालनी पड़ेगी। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं जो कि ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मोलिकुलर स्पीसीज कौन सी रेडिएशन एमिट कर रहा है नीचे आते वक्त। ये डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जिनको स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है, वो बता देते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं भाई कि कितनी एनर्जी रिलीज की है। मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था तो इलेक्ट्रॉन ने वापस आते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज की है। एनर्जी से वो ये भी बता सकते हैं कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन उसने एमिट की है नीचे वापस आते वक्त। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोमीटर क्या करते हैं भाई, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी और जो एमिट की थी बाद में, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कैसे डिफरेंशिएट करें, देखो इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ्स की वर्सेस, मान लो कि यहां पर हमने डिफरेंट वेवलेंथ बना दी, उसके वर्सेस अगर हम लोग इस चीज का प्लॉट बनाएं कि उसने एमिट कौन सी फ्रीक्वेंसीज की, मतलब कि यहां पर क्या है, एमिशन के साथ हम लोग वेवलेंथ का ग्राफ बना रहे हैं, किस किस वेवलेंथ की रेडिएशन उसने एमिट की है। एमिशन को ही काफी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में ट्रांसमिटेंस भी कह दिया जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसमिटेंस बोल देते हैं। मतलब कि स्पीसीज ने, एटम या फिर मॉलिक्यूल ने ग्राउंड स्टेट पे आप वापिस आते वक्त कौन सी फ्रीक्वेंसीज या फिर कौन सी वेवलेंथ रिलीज की हैं, एमिट की हैं, उसकी अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। साथ में अगर हम इंस्ट्रूमेंट को कुछ ऐसे ट्यून कर दें कि हम इंस्ट्रूमेंट को ये बता दें कि एब्जॉर्ब कौन सी हो रही है, इंसिडेंट कौन सी हो रही है, सॉरी इंसिडेंट रेडिएशन कौन सी है और एमिट जो हो रही है उनको वो खुद डिटेक्ट कर लेगा। तो उनको सब्ट्रैक्ट करके इंस्ट्रूमेंट ये जज कर पाए कि एटम ने या फिर इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कौन सी की होगी। वहां पर जो स्पेक्ट्रा वो बनाएगा वो एब्जॉर्बेंस का बनाएगा। एब्जॉर्बेंस वर्सेस मान लो कि हम लोग वेवलेंथ स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर स्पेक्ट्रा क्या होगा भाई, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का बनेगा। यहां पर ये जो वेवलेंथ है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में ही स्पेक्ट्रा बनाएं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग वेव नंबर के रिस्पेक्ट में स्टडी करने लगते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रा में हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टडी करते हैं, हर्ट्ज वगैरह में वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो तरीके के स्पेक्ट्रम हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट या तो वो रेडिएशन स्टडी करता है जो एमिट की है, या फिर मैथमेटिकली उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है जो कि उसने एब्जॉर्ब की होगी। तो इस वजह से दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमारे पास देखने को मिलते हैं। अगर मुझे आपको डिफरेंस बताना हो ना, कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें भाई, स्पेक्ट्रा की तरफ देखें तो क्या फर्क होगा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका मैं आपको अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लो रेडिएशन जो हमने एमिट की थी, जो इंसिडेंट रखी थी, वो 100% थी भाई, वो क्या थी, 100% थी। मान लो हमारे मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली 20%, इंसिडेंट थी 100%,
एब्जॉर्ब कर ली 20%, तो एमिट कितनी करेगा, एमिशन होगा भाई 80%। समझ रहे हो, ये एक तरीके से समझ लो हम लोग इंटेंसिटी की टर्म में बात कर रहे हैं। 100% रेडिएशन दी, 20% एब्जॉर्ब कर ली, बाकी की 80% एमिट कर दी। अब जो एब्जॉर्ब की है, मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसे डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते कभी भी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट किसे स्टडी कर सकते हैं भाई, जब वो वापस आते वक्त एमिट करेगा। लेकिन स्पेक्ट्रा मैथमेटिकली कौन सा भी प्लॉट हम लोग करवा सकते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली एमिशन का स्पेक्ट्रम बनवा लें, या फिर उसको कुछ ऐसे टोन कर दें कि एमिशन की जो वैल्यू वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑटोमेटिकली आई में से घटा के एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ वगैरह का स्पेक्ट्रम वो बना दे। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके के स्पेक्ट्रम देने के लिए टोन किया जा सकता है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर को। ठीक है भाई, तो ये हैं दो तीन बातें जो कि स्पेक्ट्रम के बारे में हमें जाननी जरूरी है। डिफरेंट स्पेक्ट्रा डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे भाई। अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास दिया हुआ है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस दी हुई है। गामा रे सबसे ज्यादा हायर एनर्जी वाली, एक्स रे, यूवी विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ये अलग अलग वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, इनका अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अंदर काम आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं भाई, एक क्रिस्टलोग्राफी होती है, डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी, उसके अंदर एक्स रेज का यूज किया जाता है, मतलब उस रेडिएशन का यूज किया जाता है जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक्स रेज से मिलती हो। यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा का जो यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किया जाता है। ऑर्गेनिक बॉन्ड्स के अंदर जब हमें एक्साइटेशन करवानी होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जब एक्साइटेशन करवानी होती है, सिग्मा, पाई, पाई स्टार, इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं बॉन्ड्स के अंदर, उनमें एक्साइटेशन के लिए यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा का यूज किया जाता है। आपने फ्री रेडिकल रिएक्शंस देखी होंगी, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन भी इन्हीं दो का यूज करके होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल जब बॉन्ड्स की फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर दो, बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यूवी विजिबल रेडिएशन को यूज करके उस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है और रेडिकल बन जाते हैं, तो वहां पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा का यूज होता है। नेक्स्ट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी हमने बात कर ली है भाई। बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को अगर हमें स्टडी करना है तो वहां पर इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस रेडिएशन का यूज होता है। माइक्रोवेव जो होती है उसका यूज होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसका क्या मतलब है, जो मॉलिक्यूल्स के जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके अंदर एक्साइटेशन हो जाता है जब हम लोग इस रेंज की, इस वेवलेंथ रेंज की रेडिएशन का यूज करते हैं, मतलब कि माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है रेडियो वेव्स का। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या होती है, जो न्यूक्लियस की स्पिन होती है, न्यूक्लियस जिस तरीके से घूमता है उसके एनर्जी लेवल्स के अंदर एक्साइटेशन करवा सकती है रेडियो वेव्स। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, डिफरेंट एनर्जी की या फिर डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस यूज होती हैं अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में। हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का मकसद कुछ अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे स्पेक्ट्रम के हिसाब से ही मैंने बता दिया है भाई कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हमारे पास होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं भाई लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर। देखो, व्हेन ए स्पीशीज कैन एब्जॉर्ब ओनली सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स इट गिव्स ए लाइन स्पेक्ट्रम। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत ब्रॉड रेंज होती है वेवलेंथ की, यहां से लेकर के यहां तक। अब मान लो कोई स्पीशीज ऐसी है जो कि सिलेक्टेड वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर सकती है। मान लो कोई एटम है, वो 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ये तीन ही वेवलेंथ है जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है। बीच की जितनी आ गई 550, 560, ये सब एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। 500, 600, 700 बस यही एब्जॉर्ब करता है। तो इंस्ट्रूमेंट जब डिटेक्ट करेगा तो उसके स्पेक्ट्रम में वो कुछ ऐसे दिखाएगा कि भाई इस एटम ने या फिर इस स्पीसीज ने 500, 600 और 700 इस वेवलेंथ की रेडिएशंस को ही एब्जॉर्ब किया। अगर यहाँ पर ये वेवलेंथ दी हुई है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेंज है,
तो हम लोग स्पेक्ट्रा में देख के क्या बता पाएंगे भाई, यहां पर कोई वेवलेंथ है जो उसने एब्जॉर्ब करी है, उसके बाद यहां पर कोई वेवलेंथ है जो उसने एब्जॉर्ब की है। जहां पर भी आपको कलर का फर्क दिख रहा है, मतलब वो वेवलेंथ्स ही हैं जो कि हमारे एटम ने या फिर मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी होंगी। इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि अगर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो स्पेक्ट्रा में हमें इस तरीके की लाइंस नजर आती हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब किया है, वहां पर किया है। इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं और कुछ ऐसी एनर्जीज भी होती हैं जो कि एक वाइड रेंज को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। 500 से लेके मान लो कि 600 नैनोमीटर, ये सारी वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ ना कुछ एक्साइटेशन उसके अंदर हो जाएगी। तो जब एक स्पेसिफिक रेंज को ही, पूरी की पूरी रेंज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहां पर जो स्पेक्ट्रम बन के आता है भाई वो कंटिन्यूअस आता है इस तरीके का। तो ये छोटा सा फर्क है लाइन स्पेक्ट्रम में और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है, वो इस तरीके का होता है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो कि कुछ इस तरीके का आता है, एनएमआर स्पेक्ट्रा जो कि कुछ इस तरीके का आता है, तो वो सभी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं। मतलब यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी वेवलेंथ थी, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली हमारे मॉलिक्यूल ने। यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली हमारे स्पेक्ट्रम ने। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को बोला जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वहीं अगर कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा हमारे पास हो जो कि कुछ स्पेसिफिक लाइंस को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके केस में इस तरीके की लाइंस हमें स्पेक्ट्रम के अंदर दिखाई देंगी। तो मतलब ये स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ही हैं जो कि हमारा एटम या फिर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है। इस दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमारे पास होते हैं। एक वाइड रेंज को अगर एब्जॉर्ब कर सकता है मॉलिक्यूल, तो वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, और स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को ही अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो वहां पर एक लाइन स्पेक्ट्रम देगा। अब यहाँ पर एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी आप लोग डिफरेंस समझ सकते हो भाई। बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक नेगेटिव की तरह ये है। फोटो नेगेटिव नहीं होते जैसे पुराने जमाने में रील होती थी, फोटोज कुछ इस तरीके की रील्स के अंदर कैप्चर किए जाते थे। मान लो ये एक बड़ी सी रील हमारे पास है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद से होते थे। मूवीज हो गई, फोटोज हो गई, सब इसी तरीके की कैसेट्स के अंदर बनता था। ठीक है, तो उसको फोटो नेगेटिव हम लोग बोलते हैं। उसको एक स्पेसिफिक लेंस के थ्रू जब हम लोग देखते हैं तभी हमें सारे कलर्स दिखाई देते हैं। सेम केस यहां पर भी है। एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे का बिल्कुल फोटो नेगेटिव है। ठीक है, बस मेन बात आप दोनों में ही देख के समझ सकते हो कि कहां कहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ है, या फिर कौन सी फ्रीक्वेंसीज जो हैं एब्जॉर्ब की हैं, या फिर कौन सी वेवलेंथ जो हैं वो एब्जॉर्ब हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने दो तीन चीजें सीखी हैं भाई। लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का फर्क समझा है, और एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होता है, ये दोनों लाइन स्पेक्ट्रम है बेसिकली। एमिशन वाला भी और एब्जॉर्प्शन वाला भी। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा एक बड़ी सी रेंज में कुछ लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर 4 लाइन है, तो मतलब 4 डिफरेंट वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन ये दिखा रहा है। तो ये है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं भाई। देखो, हाइड्रोजन एटम कुछ इस तरीके का होता है। ये तो हमारे रदरफोर्ड ने भी बता दिया था, बस ऑर्बिट्स नहीं बताए थे। देखो क्या है भाई, बीच में है एक प्रोटॉन और बाहर इस सेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। कौन से वाली में? इसके अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं भाई फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसको 1 भी बोलते हैं। इससे ऊपर है 2, उसके ऊपर है 3, उसके ऊपर है 4। अब ये सभी एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी है, सेकंड में कुछ एनर्जी होगी, थर्ड में कुछ होगी, फोर्थ में कुछ होगी। तो यहां पर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारा है, फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन हमारा है, सेकंड ऑर्बिट में तभी पहुंचेगा जब इतनी एनर्जी हम उसको देंगे।
तभी वो जो है फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में पहुंच पाएगा। इससे अगर कम एनर्जी दे देंगे तो वो जंप नहीं कर पाएगा। इस एनर्जी लेवल की एनर्जी बिल्कुल क्वांटाइज्ड है। उतनी क्वांटिटी की एनर्जी जब तक नहीं हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उसको चाहिए। तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होती है। यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है भाई स्पेक्ट्रम के बारे में। सेवरल एक्साइटेशंस कैन हैपन इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्साइटेशन हो सकते हैं। मान लो हम उसको इतनी एनर्जी दे दें कि वो फर्स्ट से जंप करके सेकंड में पहुंच जाए, या फिर हम लोग डायरेक्टली उसको इतनी ज्यादा एनर्जी दे दें कि वो सेकंड को भी छोड़ के थर्ड में पहुंच जाए, क्योंकि थर्ड तक पहुंचने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, फोर्थ तक पहुंचने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो काफी तरीके के एक्साइटेशन जो हैं वो पॉसिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में। व्हेन प्रोसेस इज स्टडीड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर ए लाइन स्पेक्ट्रम इज शोन एज बिलो। जब एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इसको स्टडी किया जाता है, अच्छा स्टडी करने का भी इसका एक तरीका होता है। हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या किया जाता है भाई, डिस्चार्ज पास किया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जैसे हमने देखा था, वो बिल्कुल इसको एटोमाइज कर देता है। उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर में जब इसको स्टडी किया जाता है तो इस तरीके का स्पेक्ट्रम हमारे पास बन जाता है। कुछ लाइंस हमें नजर आती हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है भाई। ऊपर वाला जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, नीचे वाला जो है एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो अभी स्पेक्ट्रा आता क्यों है, एक्साइटेशंस की वजह से आता है, और दिखता कैसे है ये हम लोग समझ गए। अब बोहर मॉडल जब हम लोग बाद में स्टडी करेंगे वो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। कौन सी लाइन कहां पर आ रही है, कौन सी एक्साइटेशन की वजह से कितने वेवलेंथ के ऊपर लाइन बनेगी, 700 नैनोमीटर पे आएगी, 600 नैनोमीटर पे आएगी, ये वो बता देगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी लेवल्स। तो इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा हमारा बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल पढ़ने से पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है, इसीलिए मैंने आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ऑलरेडी फेमिलियरिटी हो। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा होता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कब करेंगे, जब हम लोग बोहर मॉडल पढ़ चुके होंगे। चलो जी बोहर मॉडल पे मूव करेंगे, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है भाई, एक्साइटेशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं N1 N2 N3, ये जो एनर्जी लेवल हैं इनके अंदर जो गैप है उसका फॉर्मूला दिया था रिडबर्ग ने। मतलब कि द वेवलेंथ एट विच दीज एक्साइटेशन अकर कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिडबर्ग फॉर्मूला। अगर कोई स्पेसिफिक एक्साइटेशन हमें स्टडी करनी है, मान लो कि हमें स्टडी करनी है कि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर गया, तो वहां पर किस फ्रीक्वेंसी को उसने एब्जॉर्ब किया होगा। हमने बोला था कि एक्साइटेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को हम लोग रेडिएशन की फॉर्म में ही देते हैं। उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए या फिर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला की हेल्प से। इसके अनुसार क्या है भाई, देखो म्यू बार इज इक्वल टू, म्यू बार होता है बेसिकली वेव नंबर, ठीक है। दिस इज वेव नंबर, यूनिट है इसकी सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन N1 एनर्जी लेवल से N2 एनर्जी लेवल के अंदर जंप कर रहा है, तो कौन से वेव नंबर के कोरस्पॉन्डिंग रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की होगी, ये यहां से निकल सकता है। ये है भाई 109677, और ये ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, आंसर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो अभी के लिए हम लोग रिडबर्ग फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, अगर किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो जो रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करनी होगी उसका वेव नंबर क्या होगा, ये यहां से निकल सकता है। और अगर वेव नंबर हमें पता चल गया तो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। सिंपल सी तरीके थे इनके। देखो एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू की वैल्यू होती है सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू होती है 1/म्यू बार, तो ये हो जाएगा एच सी
म्यू बार। यहां से आप लोग डिफरेंट रिलेशंस को समझ सकते हो। कैसे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई म्यू बार। या फिर फ्रीक्वेंसी का और वेव नंबर का रिलेशन भी निकाल सकते हो, सी म्यू बार। ये तीनों ही रिलेशन आप लोग कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वेव नंबर अगर पता चल गया सेंटीमीटर इनवर्स में, बस यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, यूनिट्स जरूरी है भाई। तो ये था रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला से क्या पता चलता है? अगर कोई एक्साइटेशन हो रही है एक एनर्जी लेवल से दूसरे में, तो वेव नंबर क्या होगा? रेडिएशन का। ठीक है, अभी डिफरेंट टाइप के एक्साइटेशन को अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया था भाई। मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से पहले ऑर्बिट में आ रहा है, एक्साइट हो गया होगा किसी भी तरीके से, वापिस N1 में आ रहा है, तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था लेमन ने। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है और N2 में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, उससे जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको स्टडी किया था बाल्मर ने। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट 5 साइंटिस्ट हमारे पास थे, लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, जिन्होंने अलग अलग तरीके की एक्साइटेशंस को स्टडी किया था। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखो, लेमन ने क्या स्टडी किया। मान लो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आ रहा है, N1 से N5 से सॉरी आ रहा है N1 के अंदर। यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइनल डेस्टिनेशन है। ये बेसिकली क्या है? N फाइनल है। इनिशियली चाहे इन्फिनिटी पे हो, अगर ये 5वीं लाइन से भी ऊपर मैंने दिखा रखा है तो समझ लेना कि इन्फिनिटी पे है, न्यूक्लियस की रेंज से ही वो बाहर हो गया। ठीक है, तो वहां से अगर पहले एनर्जी लेवल में आ रहा है, पहले ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो लेमन सीरीज का अंदर हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। यहां पर ऑर्बिट्स के अंदर भी मैंने सेम चीज दिखा रखी है। देखो, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर N1 में आ रहा है तो ये लेमन सीरीज का पार्ट होगा। अगर N2 के अंदर आ रहा है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो वो किसका पार्ट होगा भाई? वो बाल्मर सीरीज का पार्ट होगा। तो ये सारी एक्साइटेशंस बाल्मर सीरीज की हैं। ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखा है पास्चन सीरीज को। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन फाइनली आ रहा है तो वो पास्चन सीरीज के अंदर हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट सीरीज कैसे बनती हैं भाई? N1 में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से भी तो उसको लेमन ने स्टडी किया था। ये बेसिकली बस इनके नाम है, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके कहां पर आ रहा है। इस तरीके से वेरियस लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। तो जो लेमन लाइन आपको दिखेंगी, जब मैं आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिखाऊंगा, तो लेमन लाइंस का ओरिजिन कहां से है ये आपको पता होना चाहिए। लेमन लाइंस इस वजह से बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू फर्स्ट ऑर्बिट। बाल्मर्स लाइन कब बनती है? व्हेन एनी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द सेकंड ऑर्बिट। पास्चन लाइन क्यों बनती है? जब एनी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू थर्ड एनर्जी लेवल N3। ब्रैकेट लाइंस कब बनती हैं? जब एनी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या फिर फोर्थ ऑर्बिट। और पी फंड लाइंस कब बनती हैं? जब एनी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स टू फिफ्थ ऑर्बिट या फिर फिफ्थ एनर्जी लेवल। इस तरीके से। अच्छा, एनी ऑर्बिट्स को हम लोग KLMN से भी डिनोट करते हैं, या फिर इस चैप्टर में 1 2 3 4 5 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर और थोड़ी सी बातें बताई गई हैं भाई। देखो, N1 जो है वो है फाइनल डेस्टिनेशन यहां पर इस टेबल के हिसाब से। N2 यहां पर हायर एनर्जी लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन लौट रहा है। सेकंड से थर्ड से फोर्थ में कहीं से भी अगर N इज इक्वल टू 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन लौट रहा है तो वो लेमन सीरीज का पार्ट होगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन और दिया हुआ है भाई। इसका क्या मतलब है? देखो, लेमन सीरीज के लिए यूवी रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। जो स्पेक्ट्रा हमारे पास होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से ये रीजन होता है। यहाँ पर कुछ यूवी होता है, यहाँ पर कुछ रंग बिरंगा सा विजिबल होता है, उसके बाद आता है IR। तो ये एक रेंज है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? यहां से क्वांटाइजेशन समझो। लेमन सीरीज कब बन रही है? जब N2 से N1 में आ रहा है। इसका रीजन क्या है भाई? देखो, 1 2 3
फर्स्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक एनर्जी है, सेकंड के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, थर्ड के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी है। यहाँ बीच में कहीं नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन। अगर फर्स्ट से सेकंड में भेजना है तो इतनी एनर्जी देनी ही होगी, फर्स्ट से थर्ड में डायरेक्टली अगर भेजना है तो इतनी एनर्जी तो कम से कम देनी ही होगी, बीच में कहीं नहीं रह सकता, है ना। इसी वजह से कुछ एनर्जी जो स्पेसिफिक होगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ भी होगी। इसी वजह से यहाँ पर एटम्स के केस में एक लाइन स्पेक्ट्रम दिखता है। मान लो कि इस वेवलेंथ के ऊपर कुछ एब्जॉर्प्शन हो गया तो यहाँ एक लाइन बन जाएगी, इस वेवलेंथ के ऊपर कुछ एब्जॉर्प्शन हो गया तो यहाँ लाइन बन जाएगी, यूवी में मान लो कि दो एब्जॉर्प्शन हो गए तो यूवी में दो लाइन बन जाएगी। इस तरीके से एटम कौन सी एक्साइटेशन कर रहा है उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि कहां पर उसे लाइन देनी है। तो लेमन सीरीज की लाइन तब बनती है जब ये एब्जॉर्प्शन यूवी रीजन में होता है, बाल्मर सीरीज की लाइन तब बनती है जब ये एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन में होता है। पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड ये तीनों आईआर के अंदर जाके होते हैं, आईआर की एनर्जी बेसिकली और भी कम हो जाती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूनिक एंड रेगुलर फॉर ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का अपना एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है जो कि यूनिक होता है। हीलियम का इस तरीके का दिखेगा, ऑक्सीजन का इस तरीके का। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली एटम के ऊपर डिपेंड करता है। एक एटम हो, उसका सोर्स कुछ भी हो, ऑक्सीजन एटम चाहे किसी भी मॉलिक्यूल से हमने निकाला हो, चाहे ऑक्सीजन गैस से निकाला हो, उसका लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा ही दिखेगा। ये यूनिक है और रेगुलर है, हर बार ऐसा ही स्पेक्ट्रम आएगा ऑक्सीजन का। तो ये होता है भाई लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है हमें लाइन स्पेक्ट्रम। अब आएंगे भाई बोहर मॉडल पे। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमने बहुत बढ़िया से कर लिया, 50 मिनट से ऊपर हमने दे दिए हैं इसको। बोहर मॉडल अब हमारे लिए बच्चों का खेल हो गया है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सब कुछ बोहर मॉडल का। पर बोहर ने क्या किया है, इन सारी डिफरेंट थ्योरीज को कंक्लूड कर दिया है। इन सभी थ्योरीज का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, और जितना भी हमने अब तक पढ़ा है लास्ट 2 लेक्चर्स में, उस सब को एक एटॉमिक मॉडल के अंदर डाल के बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। अब मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा सब कुछ मैक्सिमम थ्योरी आपको पहले से पता होगी। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो कुछ पोस्टुलेट हैं, इसके 4 ही पोस्टुलेट हैं, वो पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे, और फिर इसके बाद इसके काम देखेंगे भाई, एप्लीकेशन क्या क्या है, जरूरत क्या कहाँ कहाँ पे आती है बोहर मॉडल की। देखो, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। अब ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था। स्टेशनरी एक टर्म है जो कि समझना बहुत जरूरी है। स्टेशनरी का क्या मतलब है भाई, जो ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब उनकी एक फिक्स्ड रेडियस होती है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड एनर्जी होती है। एक इलेक्ट्रॉन मान लो कि अगर पहले ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये मतलब है स्टेशनरी का। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक फिक्स्ड रेडियस है ऑर्बिट की। ऑर्बिट्स आर कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स अराउंड न्यूक्लियस। ऑर्बिट की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन यहां से निकल गई। ऑर्बिट क्या होते हैं भाई, सर्कुलर पाथ होते हैं और वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं। हर सर्कल का सेंटर एक ही पोजीशन पर मिलेगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन का एटम था, ठीक है, रेड वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, ग्रीन वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, ब्लू वाले सर्कल का सेंटर भी यही है। तो जितने भी ऑर्बिट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, orbits are concentric circular paths around the nucleus which have fixed radii and energy। समझ गए, उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर उनकी रेडियाई भी सेम होती है, रेडियस वगैरह, मतलब सबकी सेम नहीं होती, फिक्स्ड होती है, एंड फिक्स्ड एनर्जी, उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इनसाइड एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है। हाउएवर an electron can jump from one state to another when a certain amount of energy is provided to it। एक ऑर्बिट के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप कर सकता है अगर हम उसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी
प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। वो एनर्जी कितनी होगी भाई, एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट। टोटल एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ेगी, उन ऑर्बिट्स की एनर्जीज के बीच में जितना डिफरेंस है उतनी हमें देनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है देखो, अभी समझाते हैं भाई। मान लो ये है n इज इक्वल टू 1 वाला ऑर्बिट, मान लो ये है n इज इक्वल टू 2 वाला ऑर्बिट। यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप हमें करवाना है यहां पर मान लो। अब सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, हमने देख लिया, उसको हम लोग E2 बोल देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो भी फिक्स्ड है, उसको हम लोग E1 बोल देते हैं। अगर हमें ये जंप करवाना है तो इतनी एनर्जी हमें देनी होगी, कितनी देनी होगी, इन दोनों की एनर्जीज का जो डिफरेंस है E2 माइनस E1, ये एनर्जी अगर हम लोग दे देंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो जंप कर जाएगा पहले से दूसरे ऑर्बिट के अंदर। तो यही दूसरे पोस्टुलेट में बताया गया है कि एक ऑर्बिट में तो एनर्जी फिक्स है, लेकिन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करवाना है तो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी दे के हम करवा सकते हैं। तीसरा देखो भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन इज गिवन बाय बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। कुछ नहीं है, एनर्जी h म्यू होती है, बोहर ने क्या किया, h को दूसरी तरफ ले गया, म्यू इक्वल टू E बाई एच, ठीक है। ऐसे ही आया है ये। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई रेडिएशन की, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे h से। E क्या है, एनर्जी का डिफरेंस दोनों के बीच में, एन h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ट्रांजिशन की। अब ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी एक रेडिएशन की होती है, वेव की होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में गया, जब ग्राउंड स्टेट पे वापस आया तो वो उस एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करेगा। जब वो ऊपर गया होगा तो उसने एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब की थी, रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब की थी। तो उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, एनर्जी का जो डिफरेंस था दोनों ऑर्बिट्स के बीच में उसको डिवाइड कर देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट से, ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकाल सकते हैं। अगला देखो भाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में वो भी क्वांटाइज्ड होता है। अगर एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं, उनके अंदर वेलोसिटीज भी कुछ स्पेसिफिक है इलेक्ट्रॉन की, तो मोमेंटम भी उसके अंदर क्वांटाइज्ड होता है। अच्छा, मोमेंटम मैं आपको बताता हूं भाई, पी से डिनोट करते हैं फिजिक्स में इसको, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर, लेकिन ये मोमेंटम होता है लीनियर। कोई ऑब्जेक्ट, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जब एक सर्कल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तब मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो एक रेडियस है उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते थे भाई, ये मैं भूल गया, ठीक है, ओमेगा वगैरह ऐसा कुछ होता था शायद। एनीवेज, एंगुलर मोमेंटम ये है भाई मास इनटू, अच्छा ये आर जो है ये रेडियस है भाई, ये वी के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर तीन टर्म है बेसिकली, एम ई हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और आर हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको एम वी आर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये क्वांटाइज्ड होगा। पहले ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई, दूसरे ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, n की जगह पे 2 रख दो, ये n जो लिखा हुआ है फॉर्मूला में आगे, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई सेकंड ऑर्बिट के अंदर मोमेंटम कितना होगा, n की जगह पे 2 रखो, 2 से 2 कैंसिल, h बाई पाई हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में मोमेंटम कितना होगा, 3/2 h बाई पाई। ऐसे आप लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट की बात करते हैं भाई, बोहर मॉडल से हम लोग क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेरियस स्टेशनरी पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इससे अगला जो मॉडल आने वाला है, जी हाँ, बोहर मॉडल के बाद भी एक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके अंदर ऑर्बिटल वगैरह आएंगे।
उससे आगे कोई मॉडल नहीं है आज के जमाने में, फाइनल मॉडल वही है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वहां पर 3-4 क्वांटम नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्वांटम नंबर को बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद हो जाएंगे सारे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्बिट्स को डिनोट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, एन से इसको डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 4, सेम वही ऑर्बिट्स को हमने नंबर दे रखा है, ठीक है। वेरियस स्टेशनरी पाथ्स जिनको ऑर्बिट भी कहा जाता है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, और एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस, ये रेडियस का फॉर्मूला है भाई, यहां पर फॉर्मूला जाने शुरू हो गए हैं, नोट करना शुरू कर दो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है ए नोट एन स्केयर, ए नोट की वैल्यू अगर 2.9 पिकोमीटर अगर रख देंगे हम लोग, तो nth ऑर्बिट की रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। पहला ऑर्बिट जो था जिसके लिए n की वैल्यू 1 थी, उसकी रेडियस निकालनी है तो क्या करो, ए नोट की जगह पर 52.9 पिकोमीटर रखो और n की जगह पर 1 रख दो। सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है, n की जगह 2 रख दो, ए नोट कांस्टेंट ही रहेगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से जो रेडियस आएगी वो पिकोमीटर में आएगी। पिकोमीटर क्या होता था भाई, 1 पिकोमीटर वाज इक्वल टू, आप लोग यूनिट कन्वर्जन कभी भी मत भूलना बस, 1 पिकोमीटर वाज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 मीटर। एक और वैल्यू होती है भाई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। नैनोमीटर क्या होता था, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर्स। तो ये 2-3 यूनिट हैं, बेसिकली ऑर्बिट्स को, बॉन्ड लेंथ्स को इन्हीं 2-3 यूनिट्स के अंदर मेजर किया जाता है, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में और नैनोमीटर में, ये दोनों तीनों कन्वर्जन ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे अगर वैल्यू निकालोगे रेडियस की, तो वैल्यू किस में आएगी, पिकोमीटर में आएगी। रेडियस का एक और फॉर्मूला आएगा जिसके हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे तो पिकोमीटर की बजाय किसी और वैल्यू में आंसर आएगा, किसी और यूनिट में आंसर आएगा। तो यूनिट साथ की साथ नोट कर लेना, ए नोट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करो भाई, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, बोहर का जो पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट मतलब जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, उसकी रेडियस बताओ कितनी होगी, क्या होगी भाई, R1 हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, R1 निकालना है। ए नोट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, 1, 1 का हमें स्क्वायर करना है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा, 52.9 पिकोमीटर। इतना बड़ा होता है फर्स्ट ऑर्बिट, बहुत छोटा है ये, इतना बड़ा भी नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ बोहर्स थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेशियो निकालना है तीसरे और चौथे ऑर्बिट का, बहुत सिंपल है, देखो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी, ए नोट 3 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी, ए नोट 4 का स्क्वायर। रेशियो कैसे निकलेगा, R3/R4 से, ए नोट 9 डिवाइडेड बाई ए नोट 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है। ए नोट से ए नोट करो कैंसिल, पिकोमीटर में ये वैल्यू थी भाई, पिकोमीटर से पिकोमीटर कर दो कैंसिल, रेशियो होता है यूनिटलेस और वो हो जाएगा 9:16, ये रेशियो हो जाएगा। यहां से आप लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी बना सकते हो, R1 रेशियो R2 हमेशा किसके बराबर होगा, N1/N2 के होल स्क्वायर के, या फिर N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। सिंपल सी बात है, एक ऑर्बिट R1 है जिसकी रेडियस R1 है, वो A1 N1 स्क्वायर के बराबर होगा, R2 रेडियाई जो है वो A0 N2 स्क्वायर के बराबर होगी। रेशियो कर दो, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि Rn इज इक्वल टू A0 N स्क्वायर, ये याद रख लो, शॉर्टकट की तरफ मत जाओ, शॉर्टकट आपकी नॉलेज को खराब कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, इट्स ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं भाई, अचीवमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल, अच्छा यही पढ़ रहे हैं, तीसरी अचीवमेंट आ गई है, एनर्जी बता सकते हैं भाई nth ऑर्बिट की,
ऑर्बिट की एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिट के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स nth ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय En। En will be equal to minus RH 1 by n square। RH होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 जिसकी वैल्यूज हो सकती हैं। En होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है भाई, इनकी वैल्यूज भी दे रखी है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल्स, ये वैल्यू है। इस तरीके से वैल्यू अगर रखेंगे तो अगेन बता रहा हूं यूनिट का ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला से वैल्यू निकालोगे एनर्जी जूल में आने वाली है। क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। ये बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट हमने पूरा ही पढ़ दिया भाई आज। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगी, माइनस का आर एच 1 बाई एन स्क्वायर, ये है माइनस का आर एच की वैल्यू रखो 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एन स्क्वायर से। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट है बोहर का, एन की वैल्यू 1 है तो 1 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल, ये आ जाएगी हमारे पास पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। मतलब कि पहले ऑर्बिट में अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी इतने जूल होगी भाई। हाँ जी, यहां पर एक और छोटी सी बात, बोहर की थ्योरी जो है वो कुछ और एटम्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, बस शर्त क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन तो बस हाइड्रोजन में ही होता है। हीलियम के अंदर क्या होता है, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं हीलियम पॉजिटिव की, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। हीलियम पॉजिटिव के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, एक लूज कर दिया, एक बच गया। तो हाइड्रोजन के साथ में जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं जितने की हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। हीलियम पॉजिटिव में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम एटम में तीन होते हैं, लिथियम 2 पॉजिटिव का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो होती हैं सबके ऊपर ये थ्योरी अप्लाई हो सकती है। अब अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है और उसके लिए हमें एनर्जी और रेडियस निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा भाई। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा एनर्जी का, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग सिंपल आर एच बाई एन स्क्वायर का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है तो जेड स्क्वायर से भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के लिए अगर आप लोग एटॉमिक नंबर देखोगे तो 1 आएगा। एनर्जी के इस एक्सप्रेशन में जेड की जगह 1 रख के देख लो, सेम वही फॉर्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो En की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एटम के लिए। अगर मान लो आपको हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, E1 फॉर हीलियम एटम विल बी 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 18, क्योंकि हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, पहले ऑर्बिट की मान लो हम लोग निकाल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, ये एनर्जी आ जाएगी जूल में। तो अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है तो जेड स्क्वायर ध्यान में रखना। और रेडियस का फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग होता है भाई। आर एन का फॉर्मूला क्या होता था हाइड्रोजन एटम के लिए, ए नॉट एन स्क्वायर। अगर कोई और एटम है तो जेड से डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, ध्यान में रखना ये दोनों फॉर्मूले। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हाइड्रोजन की बजाय कोई दूसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे दी जाती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी के अंदर जो फॉर्मूलाज मेंशन है ना वो यहीं तक हैं, यही वाले फॉर्मूलाज का यूज किया गया है एनसीईआरटी में। लेकिन कुछ और यूनिट्स के अंदर भी फॉर्मूलाज का यूज होता है, खास करके जेई नीट वालों का फेवरेट है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला। एनर्जी की वैल्यू जहां पर जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होती है। तो इन सभी को मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। देखो रेडियस जो है उसका असली फॉर्मूला होता है भाई जो लेफ्ट साइड में लिख रखा है, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। इनमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कांस्टेंट हैं,
प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, के जेड अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो जेड को भी मान लो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है। अच्छा जेड को मान लेते हैं कि कांस्टेंट नहीं है, कोई और एटम की भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो बेसिकली कौन सी दो चीजें हुई भाई जो कि वेरी कर सकती हैं, वो हो गई हमारा जेड और एन स्क्वायर। अलग अलग कोई भी एटम हो और कोई भी ऑर्बिट हो, ये दो चीजें ही हैं जो कि अलग रहेंगी। तो हमने क्या किया, एच कांस्टेंट है, ये जितनी भी चीजें कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया और ऑलरेडी एक आंसर निकाल लिया जो कि किसके बराबर आया, 0.529 के, इसके बराबर आ गया 0.529 के। एन स्केयर और जेड यही दो थे जो बार बार बदल रहे थे, या तो ऑर्बिट पहला दूसरा तीसरा कुछ हो सकता है, एन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, या फिर एटम हो सकता है, हाइड्रोजन हो या हीलियम पॉजिटिव हो या लिथियम 2 पॉजिटिव हो, तो जेड की वैल्यू भी बदल सकती है। तो जो चीजें बदल सकती थी वो हमने वैसे ही रखी और जो चीजें कांस्टेंट थी उनको हमने सोल्व करके सिंपल बना लिया। तो रेडियस का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास बन गया 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अगर ये वैल्यूज आप लोग पुट करोगे तो यूनिट एंगस्ट्रॉम होगी भाई, पिकोमीटर नहीं होगी इस बार, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। ठीक है, रेडियस का ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो, या फिर 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, ये वही फॉर्मूला जो हमने पहले किया था, इससे आंसर पिकोमीटर में आता है। एंगस्ट्रॉम में और पिकोमीटर में बस एक 100 का फर्क है ना। पिकोमीटर होता है 10 रेज टू द पावर -12 मीटर और एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, सिर्फ 100 का फर्क है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, रेडियस के दो फॉर्मूले बन गए, असली फॉर्मूला है वो वाला। ठीक है, एनर्जी का भी सिंपली इसी तरीके से बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर ये सब होता है। तो इसके अंदर भी बहुत सी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट हम लोग नहीं मान रहे अभी के लिए, है ना। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो जितनी भी चीजें कांस्टेंट थी उनकी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, और जो चीजें बदल रही थी जैसे कि जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, इनको हमने सेम रखा और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपल हमने बना दिया। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया, यही होता था भाई रिडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा ये जो -18 है ना, ये पावर में है भाई, 10 रेज टू द पावर -18। ठीक है, तो ये आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू। ध्यान में क्या रखना, अगर ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर रहे हो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कर रहे हो, तो एनर्जी निकलेगी जूल में। और जेई वालों का फेवरेट एनर्जी का फॉर्मूला है ये -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इस तरीके से अगर एनर्जी निकालोगे तो वैल्यू निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी एक एनर्जी की यूनिट होती है, जैसे जूल एनर्जी की यूनिट है, कैलोरी एनर्जी की यूनिट है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी जब मेजर करते हैं तब इस यूनिट का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट का यूज किया जाता है, बस वहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं एनर्जी के लिए भी, यूनिट बहुत ध्यान में रखना। ऐसे निकालोगे जूल में आंसर आएगा, ऐसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। कहीं पर अगर डिवाइड वगैरह करना पड़ गया तो वरना गड़बड़ हो सकती है, इसलिए यूनिट्स को जरूर से ध्यान में रखना। एक और होता है भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है। बेसिकली किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव किस वेलोसिटी के साथ करेगा। तो देखो यहाँ पर भी बहुत सी चीजें कांस्टेंट हैं, 2 पाई के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है और प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। चेंज क्या कर रहा है भाई, जेड चेंज कर रहा है और एन चेंज कर रहा है। तो जो चीजें कांस्टेंट थी सबकी हमने वैल्यूज पुट कर दी ताकि फॉर्मूला सिंपल बन सके। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आंसर किस में आता है भाई, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी जो है आ जाएगी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, सबका अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होगा, और यूनिट ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसके लिए हमने आज शुरू में अपने 40 मिनट खराब किए हैं। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम जो हमने हाइड्रोजन का समझा था उसको बोहर ने किस तरीके से और इलेबोरेट किया, किस तरीके से
उसको समझाया, अपने एटॉमिक मॉडल को किस तरीके से रिलेट किया लाइन स्पेक्ट्रम में। तो देखो, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम था, तो एटॉमिक मॉडल से पहले बोहर को क्या क्या चीजें पता थी, ऐसी इंफॉर्मेशन बोहर को क्या क्या पता थी ऑलरेडी, जो कि उसकी अपनी नहीं थी। तो देखो, बोहर को ऑलरेडी ये पता था कि ऑर्बिट्स के अंदर एक्साइटेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी या फिर जो वेव नंबर होगा वो कितना होगा, वो रीडबर्ग ने बता दिया था ऑलरेडी कि किस एक्साइटेशन के लिए किस वेव नंबर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। बस बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया था लाइन स्पेक्ट्रम में, बोहर ने ये एक्सप्लेन किया था कि कौन सी ट्रांजिशन की वजह से स्पेक्ट्रा में कौन सी लाइन बनती है। मैथमेटिकली उसने ये करके दिखाया था कि भाई देखो, N3 से अगर N1 में आ रहा है तो इस रेडिएशन की एनर्जी इतनी है और इस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ इतनी है, इसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर इस वेवलेंथ पे ये लाइन हमें दिख रही है। ऐसा जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, उसको मैथमेटिक्स से रिलेट करके बोहर ने ये बता दिया था। तो बोहर के जो फॉर्मूला थे उनका हम लोग यूज कहां पे करेंगे, ये अभी से समझ लो। हम लोग इनका यूज वहां पर करेंगे, हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी उस रेडिएशन की जो किसी स्पेसिफिक ट्रांजिशन को करवा रही होगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, एक ट्रांजिशन दे दी जाएगी कि भाई एक सेकंड बोहर की लाइन है, सेकंड बाल्मर लाइन है मान लो, उसके हिसाब से बताओ कि कौन सी एक्साइटेशन इसमें हुई होगी, उसकी वेवलेंथ बताओ। तो वहां पर बोहर के पोस्टुलेट का यूज होगा। अभी धीरे धीरे समझते हैं इन सब बातों को। देखो, बोहर एक्सप्लेन्ड द ओरिजिन ऑफ वेरियस लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो अलग अलग लाइन दिखती हैं, पास्चन लाइन दिखती हैं, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, इसी ऑर्डर में याद रखना, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ये जो लाइन दिख रही है इनका ओरिजिन कैसे होता है, कौन सी ट्रांजिशंस की वजह से कौन सी लाइन दिखती है, ये बोहर ने एक्सप्लेन किया। ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन energy absorbed by the electron is equal to energy difference between two orbits। किसी भी ट्रांजिशन के बीच में, मान लो यहां पर कोई ट्रांजिशन हो रही है, एक सेकेंड, N1 से N2 के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो यहां पर इस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई। सिंपल सा अगर हम लोग ये निकाल लें बोहर के पोस्टुलेट के हिसाब से कि सेकंड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है और फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, डेल्टा ई निकाल लें, वो उस रेडिएशन की एनर्जी के ही बराबर आएगा, है ना। तो रेडिएशन की जो एनर्जी थी, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह थी, वो रीडबर्ग ने बताया था, और इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स की क्या एनर्जी होगी ये बोहर ने बताया था। बोहर ने क्या किया, दोनों को बस इक्वल टू रख दिया, है ना। तो बेसिकली किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, इन दोनों के अंदर एनर्जी का कितना डिफरेंस है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, और इसको उसने बराबर रख दिया रेडबर्ग्स फॉर्मूला के। ये रेडबर्ग ने बताया था, और एच म्यू हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, N2 डिवाइडेड बाई N1 करके, N2 माइनस N1 करके, सॉरी, सेकंड में जो एनर्जी होगी उसमें से घटा देंगे फर्स्ट की एनर्जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू सिंपली E2 माइनस E1, और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, रिडबर्स फॉर्मूला के। अब इन दोनों चीजों का यूज करके हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो, अगर हम लोग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल लें, ऑर्बिट की एनर्जी सिंपल सी रिडबर्ग फॉर्मूला वाले से निकल जाएगी, रिडबर्ग कांस्टेंट से, और यहां से हम लोग इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एच म्यू के बराबर रख के। इसी को अगर हम लोग एच, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसी को अगर हम लोग एच सी बाई लैम्डा के बराबर रख दें तो यहां से वेवलेंथ निकल जाएगी। इसी को अगर हम लोग एच सी म्यू बार के बराबर रख दें तो वेव नंबर भी निकल जाएगा। तो यहां से बेसिकली हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड, रेडिएशन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और उसकी टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली निकाल ही सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर ऑफ रेडिएशन दैट कॉजेज ए पर्टिकुलर लाइन इन दी स्पेक्ट्रम। ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। फॉर्मूला जरूर ध्यान में रख लेना भाई।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब अलग अलग लाइंस के नाम हम लोग देखते हैं। देखो, किस ट्रांजिशन की वजह से कौन सी लाइन स्पेक्ट्रम में नजर आती है। देखो, लेमन्स लाइन क्या थी, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा, मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है फर्स्ट में, तो उसकी वजह से लाइन बनेगी। फिफ्थ से आ रहा है फर्स्ट में, उसकी वजह से एक लाइन बनेगी। फोर्थ से आ रहा है फर्स्ट में, उसकी वजह से एक लाइन बनेगी। तो इन सभी लाइंस को हम लोग नाम भी दे सकते हैं। ये सारी क्या है, लेमन्स लाइन है, या फिर इसको लेमन्स सीरीज भी बोलते हैं। सीरीज का मतलब मल्टीपल टाइप की लाइन लेमन के बन सकती हैं। कब बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है। अब यहां पर हम इनको नाम देना शुरू करते हैं। सेकंड एनर्जी लेवल से, रेड से अगर वो यहां ब्राउन में आ रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे लेमन्स फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन इन लेमन सीरीज। देखो यहां पर भी लिखा हुआ है ऊपर, अगर N2 से N1 में आ रहा है तो उसकी वजह से फर्स्ट लाइन बनेगी लेमन सीरीज में। अगर N3 से, ये N3 है, यहां से आ रहा है N1 में, तब उसकी वजह से सेकंड लाइन बनेगी लेमन सीरीज की। अगर N4 से N1 में आ रहा है तो उसकी वजह से थर्ड लाइन बनेगी लेमन सीरीज की। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लेमन सीरीज क्या है, जब कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा। फर्स्ट लाइन किसे बोलेंगे, जब सेकंड से आएगा। सेकंड लाइन किसे बोलेंगे, जब थर्ड से आएगा। थर्ड लाइन किसे बोलेंगे, जब फोर्थ से आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट लाइन को हम लोग नाम भी दे सकते हैं। वैसे ही बालमन सीरीज के अंदर क्या होगा, बेलमिन सीरीज के अंदर बहुत सारी लाइंस तो होंगी, लेकिन उन लाइंस को हम लोग कैसे बोल सकते हैं। देखो, बाल्मर सीरीज सबसे पहले तो बनेगी कब, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर आके रुकेगा। थर्ड से अगर सेकंड में आ रहा है तो पहली बाल्मर लाइन बनेगी। फोर्थ से सेकंड में आ रहा है तो सेकंड बाल्मर लाइन बनेगी। इस तरीके से हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं, और इन सभी की एनर्जी हम लोग बोहर वाले फॉर्मूला से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। Bohr's formula can be used to calculate frequency of a photon that caused a particular line in the atomic spectra of hydrogen atom। अभी ये स्पेक्ट्रा वगैरह कैसे बन रहा था, एटम था, एटम का इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा था उसके हिसाब से वो ये डिसाइड करता था कि एक्साइटेशन कौन सी होगी। एक्साइटेशंस को और उनकी एनर्जीज को रिलेट किया जा सकता है बोर के फॉर्मूला के हिसाब से। कैसे किया जा सकता है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू माइनस का आर एच, 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास था। एच म्यू क्या है भाई, इंसिडेंट रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की थी इलेक्ट्रॉन ने, उसकी फ्रीक्वेंसी और प्लैंक्स कांस्टेंट, तो उसकी एनर्जी हो गई एच म्यू। और N1 N2 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाएगा एनर्जीज का इन दी ऑर्बिट्स। तो इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन करते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं हमारे पास, और कुछ भी नहीं बचा है बोहर्स मॉडल में। देखो, बोहर मॉडल हमारा बहुत जल्दी हो गया क्योंकि हमने नेसेसरी इंफॉर्मेशन पहले ही पढ़ ली थी। सब कुछ बोहर मॉडल के अंदर हम लोग पढ़ते तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज असल में किस साइंटिस्ट ने बताई थी, ठीक है। हम सारा क्रेडिट बोहर को ही दे दिए होते। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन दैट गिव सेकंड लाइन इन बाल्मर सीरीज। उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ जो कि स्पेक्ट्रा के अंदर सेकंड बाल्मर लाइन देगा। तो देखो, 5 सीरीज हमारे पास थी। लेमन सीरीज जब फर्स्ट स्टेट में आके रुकता था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद थी बाल्मर सीरीज, मतलब सेकंड ऑर्बिट में आके रुकेगा इलेक्ट्रॉन। तो एन फाइनल तो हो गया सेकंड, एन इनिशियल कौन सा होगा। देखो, बाल्मर की पहली लाइन कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आएगा, तो ये क्या देगा, फर्स्ट लाइन देगा बाल्मर सीरीज की, ठीक है। जब फोर्थ से सेकंड में आएगा तब सेकंड लाइन देगा बाल्मर सीरीज में। जब फिफ्थ से सेकंड में आएगा तब उसकी वजह से
थर्ड लाइन बनेगी बाल्मर सीरीज में। हमें क्या बताना है, सेकंड लाइन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो सेकंड लाइन कब बनेगी, जब फोर्थ से सेकंड में आ जाएगा। तो इनिशियल क्या हो गया, 4 हो गया, सिंपल। इनिशियल क्या हो गया भाई, 4 हो गया। इसको पुट करो अब। एनर्जी क्या होती थी, एच म्यू, इसको बराबर रखेंगे आर एच के, आर एच और 1 बाई एन वन स्क्वेयर, एन वन हो गया 4 का स्क्वेयर, माइनस यहाँ पर हो गया एन फाइनल जो कि है 2 का स्क्वेयर। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको बस बेसिक सा आइडिया एक दे रहा हूं। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है आपकी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है, आर एच रीडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको पता है, एन वन एन टू हमने कैसे निकाले हैं ये जरूर ध्यान में रखना। बाल्मर की लाइन है मतलब फाइनल स्टेट सेकंड होने वाली है। इनिशियल स्टेट कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड लाइन है बाल्मर की। पहली लाइन कैसे बन रही होगी, थर्ड से सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरी लाइन कब बनेगी, जब फोर्थ से सेकंड में आएगा। तीसरी कब बनेगी, जब फिफ्थ से सेकंड में आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने डिसाइड किया था कि इनिशियल स्टेट कौन सी होगी। इनिशियल होगी 4, फाइनल होगी 2। ठीक है, ऐसे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी उससे हमें पता चलेगा कि आखिर ये सेकंड लाइन कैसे थी। ठीक है, ऐसे आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करते हैं भाई। एक एनसीईआरटी की ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट। तो देखो इसको भी मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ सोल्व करने का। कोई इलेक्ट्रॉन है वो 5वीं स्टेट से दूसरी स्टेट में आया है, इन्हें हाइड्रोजन एटम। हमें बताना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है। सिंपल है भाई, एनर्जी क्या होती है, एच म्यू होती है और एच सी बाई लैम्डा होती है। कहां से कहां पर आ रहा है, फिफ्थ से 2 में आ रहा है। तो इनिशियल स्टेट है 5, फाइनल स्टेट है 2, बराबर रख दो आर एच के। एन फाइनल 5 का स्क्वायर नहीं इनिशियल, माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे रख देंगे इसके बराबर। इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, आर एच कॉन्स्टेंट है। अगर एच म्यू के बराबर रखेंगे और प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर एच सी बाई लेमडा के बराबर इस एनर्जी को रख देंगे तो एच प्लैंक कांस्टेंट और सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, एक और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन है, हाइड्रोजन के एटम से सिमिलर है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें भी। तो यहां पर भी बोहर के फॉर्मूलाज हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियस बतानी है इस ऑर्बिट की। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। एनर्जी भी बतानी है और रेडियस भी बतानी है। तो देखो एनर्जी क्या होती थी भाई, माइनस का 13.6 जेड स्क्र बाई एन स्क्र, और इस फॉर्मूला से जो एनर्जी निकलती थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकलती थी। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट की बतानी है मतलब एन की वैल्यू है 1। तो इसको पुट कर देंगे, ये आ जाएगी भाई एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस का भी सिंपल है, 52.9 एन स्क्वेयर बाई जेड। इससे हमारी रेडियस निकल जाती थी पिकोमीटर के अंदर। ठीक है, एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। जेड है एटॉमिक नंबर, हीलियम का होता है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी रेडियस ऑफ ऑर्बिट की इन पिकोमीटर। एज सिंपल एज दिस। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं भाई। तो 2-3 फॉर्मूला जीते बोहर मॉडल के। टोटली क्या क्या निकाल सकते हैं बोहर मॉडल से हम लोग, एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी। वेलोसिटी तो असल में एनसीईआरटी में दी भी नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा ही करवाया है कुछ ना कुछ एनसीईआरटी से भी। अब कुछ एक लिमिटेशन कर लेते हैं भाई।
पहली लिमिटेशन तो यही है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे ही ये अप्लाई होता है बोहर मॉडल। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है, उसके ऊपर बोहर मॉडल के पोस्टुलेट और फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है तब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए, प्रोटॉन कितने भी हो, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर ही अप्लाई हो जाता है। सम स्पेक्ट्रा इंक्लूड स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस विच बोहर्स थ्योरी डिड नॉट अकाउंट फॉर। कई एटॉम्स के स्पेक्ट्रा में किसी एक लाइन की स्प्लिटिंग भी हो जाती है, एक लाइन कई बार स्प्लिट भी होती है। आपको हो सकता है ये स्प्लिटिंग पहली बार सुनने को मिल रहा हो, लेकिन जब आप लोग बाकी के स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह करोगे ना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तब यहाँ पर सिग्नल काफी बार स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब दो छोटे छोटे सिग्नल के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन हम बड़े आसानी से जज कर पाएंगे, ये हायर क्लासेस की बातें हैं। बेसिकली सिग्नल जो होते हैं वो काफी बार स्प्लिट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक सिग्नल ऐसा आने वाला था स्पेक्ट्रा में, वो एक ऐसे सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, हम बड़े आराम से जज कर पाते हैं। तो इस तरीके की स्प्लिटिंग को बोहर की थ्योरी कुछ नहीं बता पाई, इसके लिए कोई अकाउंट ही नहीं कर पाई। थर्ड चीज क्या है भाई, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाया केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस। केमिकल बॉन्डिंग जब होती है तब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल कैसे बना लेते हैं, इस बारे में भी बोहर थ्योरी ने कुछ भी नहीं बताया। तो बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस तो नहीं है, एप्लीकेशन काफी सारी थी, बस क्या होता है बाद में जो रिसर्च होती है ना, उसको पुराने वाले साइंटिस्ट की कमियों में, लिमिटेशंस में गिनाने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बोहर मॉडल बिल्कुल भी काम का नहीं था, काफी सारी अचीवमेंट है भाई इसकी। एटलीस्ट हाइड्रोजन का जो एटम है उसको तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बोहर की थ्योरी के हिसाब से। और हाइड्रोजन एटम क्योंकि सबसे छोटा एटम है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंस भी रखता है, इसको स्टडी करना काफी इजी भी है। बाकी एटम्स के अंदर क्यों दिक्कत आती है, इसका अगर मैं आपको एक रीजन बताऊं ना, तो देखो हाइड्रोजन एटम के अंदर तो आप समझ गए कि न्यूक्लियस है और ऑर्बिट्स है। बाकी एटम्स के अंदर, बाकी एलिमेंट्स के अंदर अभी भी शायद आपको पता हो कि सिर्फ ऑर्बिट नहीं होते, ऑर्बिट्स के अंदर ये जो शेल है, इनको ऑर्बिट की बजाय सेल भी बोलते हैं, इन सेल के अंदर छोटी छोटी सब सेल्स भी होती हैं, काफी हायर एलिमेंट्स में जाके आपको पता चलेगा। और उन सब सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्बिटल्स भी होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर भी फिर से कुछ स्पिन एनर्जी लेवल भी होते हैं। तो इन ऑर्बिट से भी नीचे बारीक कुछ चीजें होती हैं जिनको बोहर थ्योरी ने बिल्कुल भी इलेबोरेट नहीं किया। ठीक है, इसीलिए बोहर का जो रूल था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर ही अप्लाई होता था। अब इससे आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मतलब अभी नहीं, एक दो लेक्चर्स के बाद में उसका नंबर आएगा। छोटी छोटी चीजें उससे पहले भी हमें समझनी होंगी। तो एक मॉडल हमारा बचा है, ये जो मैंने आपको अभी बताया है ना कि सेल के अंदर सब सेल होती हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, स्पिन्स होती हैं, ये सब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इतनी लंबी क्लास नहीं होगी आज की बात, बोहर मॉडल ही है जो कि थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आई होप यू विल ज्वाइन। बाय बाय, टेक केयर।